एक क्रांतिकारी जो अंग्रेज अधिकारियों को पीट दिया करते थे, जिसकी प्रशंसा स्वयं सुभाष चंद्र बोस किया करते थे, और जिसने अकेले ही एक बाघ को लड़कर मार डाला था, और जो अंग्रेज अधिकारियों के नाक के नीचे उनके ऑफिस में काम करता था और उसके नीचे नाक के नीचे एक क्रांतिकारी संगठन बना डाला और कई कांड किए। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपने देश की आजादी के लिए जर्मनी के राजकुमार से हाथ मिलाया, जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शन प्राप्त था। एक ऐसा ही महान क्रांतिकारी था जिसका नाम था बाघा जतीन्द्रनाथ बनर्जी। क्योंकि उसने बाघ को लड़कर मारा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया बाघा जतीन। कहा जाता है कि बाघा जतीन यदि अपनी योजना में सफल हो जाते तो देश 1915 में ही आजाद हो गया होता, 1947 तक आजादी का इंतजार न करना पड़ता। तो बाघा जतीन का जीवन कैसा था? वो बचपन में उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, 7 दिसंबर में, कुष्टिया ग्राम में, नादिया जिले में। 1884 में उनके पिताजी का निधन हो जाता है जब वो मात्र 5 वर्ष के थे। उनके पिताजी का नाम था उमेश चंद्र मुखर्जी और माताजी का नाम था शरत शशि देवी। तो बचपन से उन्हें महापुरुषों की कहानियां सुनाई जाती थी, वीरता भारी कहानियां सुनाई जाती थी रामायण महाभारत से। इसीलिए वो मन के मजबूत लड़के थे। जब वो बड़े हुए कॉलेज में जाने लायक तो कोलकाता सेंट्रल कॉलेज में के लिए उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास की, जिसे अब खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज कहा जाता है। जैसे अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएनयू है, डीयू है, इन सब में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, पास होना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से वो पढ़ने में मेधावी थे, तेज थे। उस जमाने की बात है जब मैट्रिक पास करना ही बड़ी बात होती थी। वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज के दिनों से ही वो जो है कि विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन जमाने में विवेकानंद की चर्चा देश विदेश हर जगह थी। वो युवाओं को बहुत अच्छा खासा प्रेरित करते थे कि युवाओं का शरीर ऐसा होना चाहिए जैसे वज्र का शरीर हो, उनके नसों में बिजली कौंधनी चाहिए। तो विवेकानंद युवाओं को निडर और साहसी बनने की प्रेरणा देते थे। कहते थे कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि तुम फुटबॉल खेलो। तो ऐसी ऐसी बातें जिससे मैं भी पढ़ता हूं तो बहुत ज्यादा ही प्रभावित होता हूं उनके विचारों से। स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि बलवान बनो, भय ही पाप है। ऐसी तमाम चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें हानि पहुंचाती हो, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। किसी भी रूप से जो हानि पहुंचाए, जो तुम्हें गिराए, पतन करे, उससे दूर रहो। ये स्वामी विवेकानंद जी के वचन थे। तो उस समय अनेकों हजारों हजार युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हो रहे थे। ये बाघा जतीन यानी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, अभी तक तो उनका नाम जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ही कहेंगे, क्योंकि बाद के दिनों में उन्होंने बाघ मारा, तब नाम उनका पड़ा बाघा जतीन। कॉलेज करते हुए उन्होंने टाइपिंग सीखी और शॉर्ट हैंड सीखा, मतलब स्टेनो का काम। स्टेनोग्राफर जो होता है किसी भी सरकारी क्लर्की का काम में, तो बड़े बड़े सरकारी ऑफिस में उस समय क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी रहती थी। वो एक बहुत ही मॉडर्न हुनर था उस समय। जैसे इस समय डाटा साइंटिस्ट हो गए, एआई इंजीनियर हो गया, ये सारा अभी जो स्किल्स है अभी मॉडर्न माना जाता है। उसी प्रकार से उस समय शॉर्ट हैंड की राइटिंग यानी स्टेनोग्राफर का हुनर बहुत ही उम्दा माना जाता था और कम लोगों को आता था। तो बाघा जतीन ने कॉलेज में ही, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने कॉलेज में ही ये स्किल सीख लिया। जब वो कॉलेज से फ्री हुए तो अब युवा थे, काम की तलाश में जाना था। काम ढूंढते हुए वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, क्योंकि न्यूज़पेपर में इश्तिहार था कि एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, प्रिंगल कैनेडी। प्रिंगल कैनेडी बैरिस्टर थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके यहाँ स्टेनोग्राफर का पद खाली था, तो वो वहां जाकर शिफ्ट हुए। जतीन की कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता, संयम और अनुशासन को देखकर प्रिंगल कैनेडी बहुत प्रभावित हुए और जतीन बैरिस्टर प्रिंगल के बहुत ही खास बन गए, विश्वास पात्र बन गए, प्रिय बन गए, यहां तक कि पुत्रवत बन गए। पिता पुत्र जैसा संबंध हो गया उन दोनों में। और जतीन वहां पर बैठकर बहुत सारा ज्ञान सीखते थे। उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक हुआ करता था, कानून की किताबों से लेकर अनेक राजनीतिक, अन्य तरह की उस जमाने की बहुत बेहतरीन पुस्तकें वहां पे रहती थी, उनका वो अध्ययन करते थे। ये वही प्रिंगल कैनेडी हैं जिनकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर बम धमाके में, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। तो वो गलती से हुआ था, क्योंकि
किंग्सफोर्ड को मारना था, गलती से प्रिंगल कैनेडी के पत्नी और बेटी पर बम चल गया और वो मारी गई। इसका अफसोस जतिन को भी था, जतिन राम मुखर्जी यानी बाघा जतिन को, क्योंकि वो प्रिंगल कैनेडी को अपने पिता के समान मानते थे। खैर, जो होना था हो ही गया। उसके बाद से उन्होंने रणनीति में बदलाव किया। वो अब व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते थे, बल्कि अब सैन्य अभियान के तहत काम करना चाहते थे कि पूरी सेना को ही खदेड़ दिया जाएगा। जतिन जो प्रिंगल कैनेडी के पास रह रहे थे, वो एक प्राइवेट जॉब थी। एक सरकारी वैकेंसी निकली 1899 में कलकत्ता के सचिवालय में एक जॉब निकली स्टेनोग्राफर की। ये एक सरकारी जॉब थी और समझ सकते हैं सचिवालय की नौकरी कितनी अहम होती है। आज भी सचिवालय के लिए लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, सचिवालय की जॉब के लिए, क्योंकि सचिवालय में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं सबको वहीं से कंट्रोल किया जाता है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और अन्य अधिकारी वहां के मात्र क्लर्क से मिलने के लिए बेताब रहते हैं कि शायद मेरा काम हो जाए, क्योंकि सचिवालय सीधा वहां मुख्यमंत्री के ऑफिस से काम चलता है, तो इसलिए उनका पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनकी जॉब सचिवालय में लगनी थी। तो बंगाल सरकार में जो वित्त विभाग के मुख्य सचिव थे हेनरी व्हीलर, उनके ही निजी सहायक स्टेनोग्राफर बन के वो गए। और इनको रिकमेंड कौन किया? पहले ऐसे ऊंचे पदों पर ऐसे नहीं जाया जा सकता था, तो भारी रिकमेंडेशन की जरूरत होती थी। तो अंग्रेज अधिकारी, ये जो बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी थे, इन्होंने बाकायदा प्रशंसा पत्र लिखा कि ये जतिन बहुत अच्छा लड़का है, आप इसे रख लीजिए। जिस कैनेडी का परिवार मर गया बम धमाके में, लेकिन उसने जतिन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा और उनको आराम से वहां जॉब मिल गई, क्योंकि एक अंग्रेज बैरिस्टर का रिकमेंडेशन लेटर है, प्रशंसा पत्र है कि ये काबिल लड़का है, इसको रख लिया जाए। तो उनको रिकमेंडेशन लेटर लिया गया, फिर उनका टेस्ट लिया गया, टाइपिंग स्पीड और अन्य चीज़ों का टेस्ट लेकर उनको वहाँ जॉब दे दी गई। और ये एक बहुत सबसे परफेक्ट काम था, क्योंकि सचिवालय में जॉब मिलने का मतलब था कि पूरे स्टेट का जो भी काम होगा वहीं से होगा, और जो भी लेटर निकलेगा वो जतिन के टाइपिंग से ही निकलेगा, और जो उस टाइपिंग में क्या लिखना है तो जतिन को पता ही चल जाएगा। तो इसी का फायदा उठाकर जतिन बहुत सारे काम करते हैं आगे चलकर। उनका संपर्क अनुशीलन समिति से होता है, युगांतर से होता है, और उनका संपर्क क्रांतिकारी अरविंद घोष से हो चुका था। हमने पिछले वीडियो में बताया कि अरविंद घोष एक आईएएस की तैयारी पास कर चुके व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने नौकरी को लात मार दिया। अंग्रेजी सरकार की नौकरी को छोड़ते हुए वो भारत आ गए थे। वो आराम से अभी जॉब भी करते रहे और अपना संगठन भी तैयार करते रहे, जतिन नाथ बनर्जी, और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़ते रहे। और स्टेट में कहीं भी कुछ भी काम होना होता था उनके लेटर से निकलता था। क्रांतिकारियों को वो पहले पता चल जाता था, कहीं रेड पड़नी हो, कहीं भी छापा पड़ना हो, तो वहां से पता चल जाता था कि कौन कहाँ छापा मारने वाला है, किस अधिकारी के पास कितना सबूत जुटा है। वो सारी बातें उनके पास मौजूद होती थी। वो लेटर देख के पता लग जाता था उनको, क्योंकि वो सचिवालय में थे। तो इसी तरीके से वो क्रांति को मजबूत करते गए भीतर ही भीतर। दिन में वो ऑफिस में रहते, रात में वो गुप्त बैठकें करते। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, तो और भी इनका मन दुखी हुआ, क्योंकि अंग्रेजों से सभी परेशान थे। तो और क्रांति में बल आया, वे लोग और ज्यादा सक्रिय हो गए। और इसी बीच वो एक दिन अपने गांव में थे। 1906 की बात थी। वो घूमते हुए जंगल इधर की ओर जा रहे थे, तो एक बाघ हमला कर देता है, और मात्र उनके पास खुखड़ी थी, चाकू, और कोई वेपन नहीं था। सारे दोस्त भाग जाते हैं, वो अकेला लड़ता रहता है उस बाघ से, और बहुत मशक्कत के बाद वो बाघ के सिर में अपना खुखड़ी डालकर बाघ को मार देता है, और खुद भी घायल हो जाता है, क्योंकि बाघ से लड़ना आसान बात तो है नहीं। इस साहस के कारण उसका नाम बाघा जतिन पड़ता है। होता यूं है कि फिर उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है और उनका इलाज करते हैं उस समय के बंगाल के बहुत ही विख्यात सर्जन सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी। वो सर्जन समाज सेवी भी थे, बहुत बड़े सर्जन भी थे,
और अंडकोश के विशेषज्ञ भी थे, हाइड्रोसिल विशेषज्ञ। उन्होंने बाघा जतिन का ट्रीटमेंट किया, बाघा जतिन स्वस्थ हुए और तभी से उनका नाम जतिंद्रनाथ मुखर्जी पहले था और बाद में वहीं से उसका नाम बाघा जतिन पड़ा, क्योंकि जो बाघ को हरा दे बाघा जतिन। इतनी सारी उपाधियों से वो प्रशंसा के पात्र बने अपने संगठन में भी कि हाँ ये बहुत ही मजबूत योद्धा है। तो इस पार्ट को मैं यहीं तक छोड़ता हूं, अगले पार्ट में बाघा जतिन के बारे में मैं रिकॉर्ड कर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद।